नमस्कार, मैं सौरभ मिश्रा हिंदी कक्षा में आप सभी का स्वागत करता हूं। मुझे उम्मीद है आपने हम पंछी उन्मुक्त गगन के इस पाठ को अच्छे से पढ़ा होगा, कविता को कंठस्थ किया होगा, प्रश्नों का अभ्यास किया होगा, कठिन शब्दों का वाक्य में प्रयोग करते हुए अर्थ जाना होगा और कविता रस का पान किया होगा। आज इस वीडियो लेक्चर की कड़ी में हम लोग दूसरे पाठ की तरफ बढ़ते हैं और आज का जो पाठ है वो एक कहानी है। पाठ 2 दादी माँ और इसके लेखक हैं शिव प्रसाद सिंह। शिव प्रसाद सिंह के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। शिव प्रसाद सिंह का जन्म 19 अगस्त 1928 को और मृत्यु 28 सितंबर 2008 को हुआ था। हिंदी के साहित्यकार थे। इनका जन्म वाराणसी के जलालपुर में हुआ था और इनकी जीवन यात्रा अपने आप में साहित्य के योगदान में बहुत रही है। जमींदार परिवार से थे। दादी माँ इनकी एक बहुत ही प्रसिद्ध कहानी है। आइए कहानी देखते हैं। दादी माँ। कमजोरी ही है अपनी, पर सच तो यह है कि जरा सी कठिनाई पड़ते बीसों गर्मी बरसात और बसंत देखने के बाद भी मेरा मन सादा नहीं तो प्रायः अनमना सा हो जाता है। मतलब मेरा मन जो है अनमना होना का मतलब अच्छा नहीं लगता है। ठीक है। मेरे शुभचिंतक मित्र मुंह पर मुझे प्रसन्न करने के लिए आने वाली छुट्टियों की सूचना देते हैं और पीठ पीछे मुझे कमज़ोर और ज़रा सी प्रतिकूलता से घबराने वाला कहकर मेरा मजाक उड़ाते हैं। लेखक अपने बारे में कह रहा है कि शुरू मतलब मित्र तो शुभचिंतक जो है, मित्र जो है मुँह पे तो मेरी बड़ाई करेंगे मुझे प्रसन्न करने के लिए कि छुट्टी आने वाली है, यह बताते हैं। लेकिन जैसे ही वो मेरे पीछे मुड़ते हैं तो मेरी बुराई करते हैं कि मैं जल्दी घबरा जाता हूँ। प्रतिकूलता का मतलब होता है ऐसी परिस्थिति जो आपके फेवर में ना हो, अनफेवरेबल। ठीक है। कंडीशनल ना हो, आपकी कंडीशन में ना हो। मैं सोचता हूँ अच्छा, अब कभी उन बीतों अब कभी उन बातों को ना सोचूंगा। ठीक है, जाने दो, सोचने से क्या ही होता है। पर बस मेरी आंखों के सामने शरद की शांत किरणों के समान स्वच्छ शीतल किसी की धुंधली छाया नाच उठती है। ये सारी बातें वो सोचता है कि अब ठीक है, नहीं सोचूंगा, जाने दो, इस बारे में नहीं विचार करो। लेकिन फिर भी बरबस बरबस मतलब बिना किसी प्रयास के, अचानक मतलब बिना किसी प्रयास के किसी की शीतल छाया सामने नाच उठती है। मुझे लगता है जैसे क्वार के दिन आ गए हैं। मेरे गांव के चारों ओर ही पानी हिलोरे ले रहा है। क्वार एक हिंदी का महीना है जिसको शुद्ध भाषा में आश्विन बोलते हैं और ये लगभग अक्टूबर से पहले का, सितंबर के आसपास का महीना होता है। सितंबर से अक्टूबर के बीच का। पानी हिलोरे लेना मतलब पानी लहरें ले रहा है। दूर के सिवान से बहकर आए हुए मोथा और साई की अध गली घासें, घेवर और बन प्याज की जड़ें तथा नाना प्रकार की बरसाती घासों के बीज सूरज की गर्मी में खौलते हुए पानी में सड़कर एक विचित्र गंध छोड़ रहे हैं। यहाँ पर जो बात ये शब्द लिखे गए हैं, मोथा, साई, अधजली घासें, घेवर, बन प्याज, ये सब एक तरह की घासें हैं जो जब किसान खेती बाड़ी करता है तो उसमें अपने आप निकल आती हैं। और ये बरसात के मौसम के बाद जब बारिश ज़्यादा होती है तो बह करके एक खेत से दूसरे खेत की ओर चली जाती हैं। तो वही बात यहाँ पे कह रहा है कि सूरज की गर्मी से जो पानी है खेतों में लगा हुआ वो खौलने लगता है, गर्म होने लगता है और उसमें उन जो घासें हैं उनमें एक सड़न उत्पन्न हो जाती है और एक अलग तरीके से गंध उत्पन्न होने लगती है। रास्ते में कीचड़ सूख गया है और गांव के लड़के किनारों पर झाग भरे जलाशयों में धमाके से कूद रहे हैं। यहाँ पर झाग भरे जलाशय शब्द का प्रयोग किया, मतलब अब पानी तो उसमें फ्रेश वाटर तो आ नहीं रहा, फ्रेश पानी, ताज़ा पानी तो आ नहीं रहा है। तो पानी में और भी जो प्रकार के घास है और सब चीज़ें जिससे रिएक्शंस हो रहे हैं केमिकल सूरज की गर्मी की वजह से, तो एक तरह का उसमें बुलबुला होने से झाग उत्पन्न हो गया है। तो उसमें कूद कर नहाने का प्रयास कर रहे और नहा रहे हैं। अपने अपने मौसम की अपनी अपनी बातें होती हैं। आषाढ़ में आम और जामुन ना मिले, चिंता नहीं। अगहन में चूड़ा और गुड़ ना मिले, दुख नहीं।
चैत के दिनों में लाई के साथ गुड़ ना मिले तो भी कोई बात नहीं, लाई की पट्टी ना मिले अफसोस नहीं, पर क्वार के दिनों में इस गंधपूर्ण झाग भरे जल में कूदना ना हो तो बड़ा बुरा मालूम होता है। तो यहाँ पर उसने अलग अलग महीने में जो अलग अलग मुख्य चीज़ें मिलने वाली होती हैं उनके विषय में तो बताया, लेकिन लेकिन वो सारी चीज़ें कोई बात नहीं नहीं मिलती हैं तो, लेकिन अगर क्वार के महीने में पानी में कूदना ना हो तो उसको बुरा लगता है। मैं भीतर हुड़क रहा था, हुड़क रहा मतलब अंदर से परेशान हो रहा था। 2-1 दिन ही तो कूद सका था, नहा धोकर बीमार हो गया। हल्की बीमारी ना जाने क्यों मुझे अच्छी लगती है। थोड़ा थोड़ा ज्वर हो, सर में साधारण दर्द और खाने के लिए दिन भर नींबू और साबु। लेकिन इस बार ऐसी चीज़ नहीं थी। ज्वर जो चढ़ा तो चढ़ता ही गया, रजाई पर रजाई, और उतरा रात 12 बजे के बाद। ठीक है, तो ये सारी बात कह रहा है कि थोड़ा थोड़ा अगर बीमार हो तो मुझे अच्छा ही लगता है, लेकिन इस बार जो बीमार हुआ, बुखार, ज्वर का मतलब यहाँ बुखार है, तो बुखार जो हुआ तो उतरा ही नहीं। दिन में चादर लपेटे सोया था, दादी माँ आई, शायद नहाकर आई थी, उसी झाग वाले जल में। पतले दुबले स्नेह सने शरीर पर सफ़ेद किनारी हीन धोती। स्नेह सने मतलब जो दादी माँ हैं वो बहुत स्नेहवान है, लोगों से बहुत स्नेह करती हैं, बहुत प्यार करती हैं, इसलिए स्नेह सने शरीर बोला। मतलब उनका शरीर कैसा है, प्यार से भरा हुआ है। किनारी के बिना धोती, सफ़ेद, सन से सफ़ेद बालों के सिरों पर। सन मतलब होता है जूट, आपने जूट देखा होगा, काफ़ी सफ़ेद होता है, तो वैसे ही उनके बाल एकदम सफ़ेद हो चुके थे। सिरों पर सद्य टपकते हुए जल की शीतलता, और जो बाल सफ़ेद हो गए थे, जो कि अभी तुरंत तुरंत नहा के आई थी, तो बाल से पानी टपक रहा था। आते ही उन्होंने पेट छुए, आंचल की गांठ गांठ खोल किसी अदृश्य शक्तिधारी के चबूतरे की मिट्टी मुंह में डाली, माथे पर लगाए। दिन रात चारपाई के पास बैठी रहती, कभी पंखा झलती, कभी जलते हुए हाथ पैर कपड़े से सहलाती, सर पर दालचीनी का लेप करती और बीसों बार छू छू कर ज्वर का अनुमान करती। ठीक है, तो यहाँ पर दादी जो है वो तीमारदारी कर रही है, एक तरह से उस बीमार लेखक की पूरी तरीके से सेवा कर रही हैं। उस सेवा के भाव में वो इतनी सारी चीज़ें करती, दालचीनी का लेप करना, बार बार छू के ज्वर का पता लगाना है, बुखार का पता लगाना इत्यादि। हांडी में पानी आया कि नहीं, उसे पीपल की छाल में छौंका कि नहीं, खिचड़ी में मूंग की दाल एकदम मिल मिल तो गई है। कोई बीमार के घर में कोई बीमार के घर में सीधे बाहर से आकर तो नहीं चला गया। बीमार कौन, लेखक। आदि लाखों पर पूछ पूछ कर घर वालों को परेशान कर देती। तो यहाँ पर वो बार बार इस बात की ख्याल रखती थी कि जो खाने पीने की चीज़ बीमार को मिल रही है उसमें किसी प्रकार की कोई भी ढिलाई या कोई भी लापरवाही ना बरती जाए। ठीक है, तो हांडी में पानी आना, हांडी मतलब एक तरह का मिट्टी का पात्र होता है। पीपल के छाल से छौंका लगाना, मतलब उसका पीपल की छाल को लेकर के बॉयल करके छौंका लगा के पीने के लिए देना। मूंग की खिचड़ी, ठीक है, और जो बीमार है उसके घर में अचानक, मतलब जिस कमरे में बीमार लेटा है उसमें सीधे कोई बाहर से आकर, मतलब बाहर से मतलब अनसैनिटाइज, सैनिटाइज नहीं है, बाहर से आएगा तो कहीं ना कहीं उसके अंदर गंदगी है, बैक्टीरियाज है, तो कहीं बिना सैनिटाइज हुए, बिना किसी साफ सुथरा हुए चला तो नहीं गया। ये सारी बातों का वो विशेष ख्याल रखती थी। दादी माँ को गंवई गांव की 50 किस्म की दवाओं के नाम याद थे। गंवई गांव मतलब गांव, ग्रामीण अंचल में जो दवाएं मिलती हैं उन सब के नाम उनको याद थे। गांव में कोई बीमार होता उसके पास पहुंचती और वहां भी वही काम, हाथ छूना, माथा छूना, पेट छूना, किसी भूत से लेकर मलेरिया, सरसाम, निमोनिया तक का अनुमान विश्वास के साथ सुनाती। ठीक है, तो ये सारा कुछ वो उनको पूरा एक्सपीरियंस हो गया था कि कैसे कैसे कोई बीमारी हो सकती है, तो उसका सारा कुछ उनको पता था। और जब वो कोई गांव में बीमार होता तो उसके पास पहुंच करके उसके बारे में बताती थी। महामारी और विषूचिका के दिनों में रोज सवेरे उठकर स्नान के बाद लौंग और गुड़ मिश्रित जलधार, गुग्गल और धूप। तो महामारी, जैसे इस समय अगर आप बात करें तो कोरोना वायरस का एपिडेमिक चल रहा है, बहुत मुश्किल भरा दौर चल रहा है। लेकिन उस ज़माने में जब लेखक ये कहानी लिख रहा था तब भी इस तरह की महामारियाँ जैसे हैज़ा, कॉलरा या फिर प्लेग,
या फिर चेचक जिसको चिकन पॉक्स बोलते हैं, इस तरह की बहुत सारी परेशानियां होती थी और इनको उस ज़माने में धर्म से जोड़ करके देखा जाता था। तो यहाँ पर गुड़ मिश्रित जलधार, गुग्गल, धूप इत्यादि की जो बात हो रही है ये उसी परिप्रेक्ष्य में हो रही है। क्यों? क्योंकि ऐसा करने से लोग साफ सफाई का विशेष ध्यान रखते थे, तो एक तरह से जो आसपास का वातावरण था वो शुद्ध रहता था। जैसे अगर हम चेचक की बात करें तो जो चिकन पॉक्स उसमें साफ सफाई का विशेष ध्यान रखा जाता है। तो उस ज़माने में चेचक को एक देवी से जोड़ कर देखा जाता था कि देवी है, ये शीतला देवी है। क्यों देखा जाता था? क्योंकि उस समय लोग उसको साफ सफाई, उस मरीज के पास साफ सफाई रखेंगे, बाहर से कोई आकर के उसको छू नहीं देगा। चूँकि ये छूने से स्प्रेड भी हो सकता था, इस नाते से इसका भी ध्यान रखा जाता था। सफाई कोई उनसे सीख ले, दवा देर होती, मिश्री या शहद खत्म हो जाता, चादर या गिलाफ नहीं बदले जाते तो उसे तो वो जैसे पागल हो जाते। बुखार तो मुझे अब भी आता है, नौकर पानी दे जाता है, मेस महाराज अपने मन से पकाकर खिचड़ी या साबू, डॉक्टर साहब नाड़ी देख जाते हैं और कुनेन मिक्सचर की शीशी की तिताई के डर से बुखार भाग भी जाता है, पर ना जाने क्यों ऐसे बुखार को बुलाने को जी नहीं होता। ठीक है, तो दादी की सेवा में जो लेखक को आनंद मिलता था, जो लेखक का भाव था, वह अब बड़े होने के बाद में उसे वो आनंद नहीं आता है कि दादी कितनी तन्मयता से, कितने मन से उसकी सेवा करती थी। ठीक है, आगे कहानी बढ़ती है। किशन भैया की शादी ठीक हुई। शादी माँ के उत्साह और आनंद का क्या कहना। दिन भर गायब रहती, सारा घर जैसे उन्होंने सर पर उठा लिया हो। पड़ोसिने आती, बहुत बुलाने पर दादी माँ आती। बहन बुरा न मानना, कार परोजन का घर ठहरा। एक काम अपने हाथ में ना करूँ, अपने हाथ से ना करूँ तो होने वाला नहीं। जानने को सभी जानते थे कि दादी माँ कुछ करती नहीं। ठीक है, तो जब किशन भैया की शादी का समय था तो ऐसा नहीं था कि सारा काम दादी माँ करती थी, लेकिन दादी माँ अपने सानिध्य में, अपने देख रेख में सारा काम कराती थी। पर किसी काम में उनकी अनुपस्थिति वस्तुतः विलंब का कारण बन जाती थी। अनुपस्थिति मतलब अब्सेंट और विलंब मतलब लेट, वस्तुतः मतलब निश्चित रूप से। उन्हीं दिनों की बात है, एक दिन दोपहर को मैं घर लौटा। बाहरी निकसार में दादी माँ किसी पर बिगड़ रही थी। निकसार मतलब बाहर की, जहाँ बड़ा घर हुआ करता था उस ज़माने में, तो निकसार का मतलब बाहर की तरफ जो एक कमरा बना होगा या बरंडा बना होगा वैसा। दादी किसी पर बिगड़ रही थी। देखा पास के कोने में दुगली रामी की चाची खड़ी है। सो न होगा, सो न होगा धन्नो, रुपए में सूद ब्याज के दे दे। तेरी आंख में तो शर्म है ही नहीं। मांगने के समय कैसी आई थी, पैरों पर नाक रगड़ती फिरी। किसी ने एक पाई भी ना दी। अब लगी है आजकल करने, फसल में दूंगी, फसल में दूंगी। अब क्या तेरी खातिर दूसरी फसल कटेगी। तो क्या हुआ, रामी की जो चाची है वो दादी से पैसे उधार ले गई थी। ठीक है, और अब दादी उस पैसों को चाह रही है, तो उसके लिए वो रामी की चाची को डांट रही है कि मुझे मेरा पैसा सूद समेत वापस कर दो। यानी सूद का मतलब इंटरेस्ट, इंटरेस्ट के साथ दादी को अपना पैसा चाहिए। दूंगी मालकिन। रामी की चाची रोती हुई दोनों हाथों में आंचल पकड़े दादी माँ के पैरों की ओर झुकी। बिटिया की शादी है, अब आप ना दया करेंगी तो उस बेचारी का निस्तार कैसे होगा। रामी की चाची बोली कि बिटिया की शादी है, दे दूंगी, अभी मेरे पास पैसे नहीं। इस तरह का उसका भाव था। निस्तार मतलब उसका कैसे गुजारा होगा, उसकी शादी कैसे होगी। हट हट, अभी नहा के आ रही हूँ। दादी पीछे हट गई। चूंकि वो पैर के नीचे झुकी थी तो उसको हटा करके बोली, हट जा, अभी तो नहा के आई हूँ। जाने दो दादी, मैंने इस अप्रिय प्रसंग को हटाने की गरज से कहा। बेचारी गरीब है, दे देगी कभी। लेखक ने कहा कि मैंने हटाने के प्रसंग से कि जाने दो, कोई बात नहीं, पैसा दे देगी। मैंने बोला तो दादी क्या कहती, चल चल, चला है समझाने। मैं चुपके से आंगन की ओर चला गया। कई दिन बीत गए, मैं इस प्रसंग को एकदम भूल सा गया। एक दिन रास्ते में रामी की चाची मिली। वह दादी को पूतों फलों दूधों नहाओं का आशीर्वाद दे रही थी। मैंने पूछा, क्या बात है दन्नो चाची। तो उसने बेवल होकर कहा, पूरी हो गई बेटा, भगवान भला करे हमारी मालकिन का। कल ही आई थी, पीछे का सभी रुपया छोड़ दिया, ऊपर से 10 रुपए का नोट देकर बोली, देखना धन्नो, जैसी तेरी बेटी वैसी मेरी। 10 5 के लिए हंसाई ना हो। देवता बेटा, देवता, देवता है बेटा, देवता। ठीक है, तो यहाँ पर अब रामी की जो चाची है उसकी बेटी की शादी हो गई है।
कल दादी जो है वापस उसके घर गई थी शादी का हालचाल लेने, और जो पैसा रामी की चाची ने उधार लिया था उसको माफ़ कर दिया और बदले में 10 रुपये और दिए शादी के खर्च के लिए। अब आप सोच रहे होंगे 10 रुपये में क्या होता है, उस ज़माने में 10 रुपये में बहुत कुछ होता था, तो 10 रुपये उस ज़माने के लिए बहुत था। तो रामी की चाची बोलती है देवता है बेटा, वे देवता है। कौन देवता है? दादी। ठीक है। उस रोज़ बहुत डांट रही थी। मैंने पूछा, वह तो बड़े लोगों का काम है बाबू, रुपया देकर डांटे भी ना तो क्या लाभ। ठीक है, तो ये बड़े लोगों का काम है। मैंने मैं मन ही मन इस तर्क पर हंसता हुआ आगे बढ़ गया। किशन के विवाह के दिनों की बात है। विवाह के 4-5 रोज़ पहले से ही औरतें रात रात भर गीत गाती। विवाह की रात को अभिनय भी होता, और यह एक प्रायः और अभिनय भी होता। यह प्राय एक ही कथा हुआ करता है। उसमें विवाह से लेकर पुत्रोत्पत्ति तक के सभी दृश्य दिखाए जाते हैं। पुत्रोत्पत्ति 2 शब्दों से मिलकर बना है, पुत्र प्लस उत्पत्ति बराबर पुत्रोत्पत्ति। ठीक है, यहाँ पे गुण संधि हुई है। संधि आगे मैं पढ़ाऊंगा। सभी पाठ औरतें ही करती हैं। मैं बीमार होने के कारण बारात में ना जा सका। मेरा भाई राघव दालान में सो रहा था। वो भी बारात में जाने के बाद पहुंचा था। औरतों ने उस पर आपत्ति की। दादी माँ बिगड़ी। लड़के से क्या पर्दा, लड़के और ब्रह्मा का मन एक सा होता है। ठीक है, तो जो मामा का लड़का है लेखक के राघव, वो छोटा बच्चा है और वो भी बारात नहीं जा सका था, और लेखक जो है वह बीमारी की वजह से नहीं जा सका था। तो यहाँ पर जो बारात जाने के बाद जो महिलाएं घर पे रहती हैं, वे रात भर जगने के लिए गीत गाती हैं, अभिनय करती हैं, नाटक करती हैं, और सब कुछ जो होता है वो क्या होता है, विवाह से संबंधित ही होता है। ठीक है, तो आगे अब ये पाठ का आधा भाग यहाँ समाप्त होता है। ठीक है, और इसका वीडियो लेक्चर दूसरा भाग जो है हम अगले दिन देखेंगे। आज के लिए आपको गृहकार्य में दे देता हूँ, गृहकार्य ले लीजिए। गृहकार्य क्या है, आपको करना क्या है, दादी माँ के घरेलू नुस्खे, इसमें से आपको जैसे सर्दी जुकाम में पुदीने का काढ़ा बनाना, ऐसे ही 4 नुस्खे जो दादी माँ या नानी माँ बनाती हैं आपके घरों में, उनसे आप पता करें, आपके घर में दादी नानी माँ होंगी, उनसे नुस्खे पता करिए और 4 नुस्खे आपको लिखने हैं। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं फिर अगली कक्षा में, तब तक के लिए धन्यवाद।